नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राघव ब्रीफ्स में। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन को डिस्कस किया था, सेक्शन 54A, 54B एंड 54C। आज हम लोग सेक्शन 55 से कंटिन्यू करेंगे और ये चैप्टर भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 9 विच टॉक्स अबाउट फाइनेंस, बजट एंड अकाउंट्स की जेडीए का के अंदर जो भी फाइनेंस होगा उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, जेडीए के बजट को कौन अनाउंस करेगा और जेडी के अकाउंट्स को किस तरीके से ऑपरेट किया जाएगा। तो आज हम इन सब चीज़ों के बारे में, आज की क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक राघव ब्रीफ्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप राघव ब्रीफ्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जीएलओ की सारी क्लासेस जो है, जो कि राजस्थान लॉ, फिर राजस्थान रजिस्ट्रेशन एक्ट या फिर राजस्थान स्टैंप एक्ट, इन सारी चीज़ों को मैं आपको राघव ब्रीफ्स पे कवर कराऊंगा। आज का सेशन सेक्शन 55 टॉक्स अबाउट फंड्स ऑफ द अथॉरिटी। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी बॉडी को, किसी भी बोर्ड को अगर रन करना है तो हमको फंड्स की ज़रूरत होती है। और अगर कोई भी स्टैच्यूटरी बॉडी है तो अपने स्टैच्यूट के अंदर वो किसी भी उस फंड को मेंशन ज़रूर करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों ने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट देखा होगा तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो एक स्टैच्यूटरी एक्ट है, उसके अंदर भी फंड को डिस्कस किया गया है। एयर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है, वहाँ पे भी जो है फंड को डिस्कस किया गया है कि किस तरीके से जो ये बोर्ड्स क्रिएट किए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, तो इन बोर्ड्स के अंदर एक फंड जो है क्रिएट किया जा सकता है, जिस फंड के अंदर अगर किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट को या फिर स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कोई भी मनी अगर जो वहाँ पे ट्रांसफ़र करना है और उस मनी को एनवायरमेंटल कॉज के लिए अगर यूज़ करना है तो वहाँ पे उस फंड को यूज़ में लाया जाता है। उसी तरीके से जेडीए के अंदर भी सेक्शन 55 के अंदर फंड्स ऑफ द अथॉरिटी क्रिएट किया गया है। देयर शैल बी अ फंड्स फॉर द अथॉरिटी टू बी कॉल्ड द जयपुर रीजनल डेवलपमेंट फंड। ये जो फंड है इसको जयपुर रीजनल डेवलपमेंट फंड कहा गया है। विच शैल बी क्रेडिटेड ऑल मनीज रिसीव बाय द अथॉरिटी। कोई भी अगर मनी अथॉरिटी को रिसीव होगा किसी भी तरीके से और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी, गवर्नमेंट द्वारा, तो वो सारा का सारा जो मनी है वो क्रेडिट हो जाएगा जयपुर रीजनल डेवलपमेंट फंड के अंदर। तो कौन कौन से मनी जो है क्रेडिट होगा, आइए हम डिस्कस करते हैं। क्लॉज ए बात कर रहा है, सच अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू बी मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट or in such installment in each year as it may determine in accordance with the schemes included in the state plan under appropriation duly made in this behalf, which contribution shall be utilized by the authority for the development of the Jaipur region। जयपुर के डेवलपमेंट करने के लिए कोई भी अगर अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है या फिर उसको प्रपोज किया जा रहा है, और वो जो अमाउंट है या तो वो पूरी तरीके से एक बार में दे दिया गया या फिर उसको इंस्टॉलमेंट में अगर दिया गया है, तो वो सारा जो अमाउंट है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी स्कीम के लिए जो कि जयपुर रीजनल के रीजन को डेवलपमेंट के लिए अगर वो अमाउंट यूज आएगा, तो वो सारा अमाउंट जो है जयपुर रीजनल डेवलपमेंट फंड के अंदर क्रेडिट हो जाएगा। क्लॉज 2 बात कर रहा है contribution to be made by the state government in the first instance of a sum equivalent to ₹1 crore towards a revolving fund to be established by the authority। देखिए, क्लॉज ए और क्लॉज बी में डिफरेंस ये है कि ईयरली बेसिस पे अगर कोई भी स्कीम या फिर कोई भी प्लान को प्रपोज करती है स्टेट गवर्नमेंट या फिर जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी प्रपोज करती है, तो उसके लिए अगर अमाउंट चाहिए तो वो स्टेट गवर्नमेंट जो है रेगुलरली ईयरली जो है क्रेडिट करेगी जयपुर रीजन डेवलपमेंट फंड के अंदर। लेकिन अगर कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट है जो प्रोजेक्ट जो है एक असेट की तरह यूज में आना है, कैसे असेट का मतलब ये हो गया कि वो जो पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है वो खुद रेवेन्यू को क्रिएट करेगा। किसको क्रिएट करेगा? रेवेन्यू अगर क्रिएट करेगा, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है वो 1 करोड़ रुपए जो है जयपुर रीजनल डेवलपमेंट फंड के अंदर ट्रांसफर कर देगी और उस फंड को यूज करके असेट क्रिएट किया जाएगा जो कि रेवेन्यू जो है जनरेट करेगा। और ये जो अमाउंट है ये एक बार जो है एक बार ही जयपुर रीजनल डेवलपमेंट फंड के अंदर जो है ट्रांसफर किया जाएगा। क्लॉज सी बात कर रहा है, सच अदर मनीज एज मे बी पेड टू द अथॉरिटी बाय द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर अथॉरिटी और एजेंसी बाय वे ऑफ ग्रांट, लोन, एडवांसेस और अदरवाइज। कि अगर किसी भी तरह का ग्रांट प्रोवाइड कराना है या फिर लोन प्रोवाइड कराना है, फिर एडवांसेस प्रोवाइड कराने हैं जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी को, किसके द्वारा? चाहे तो वो स्टेट गवर्नमेंट भी प्रोवाइड कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है, या फिर कोई भी अथॉरिटी जो है प्रोवाइड कर सकती है, तो वो सारा का सारा जो अमाउंट है वो जयपुर रीजनल डेवलपमेंट फंड के अंदर क्रेडिट हो जाएगा। क्लॉज डी बात कर रहा है 50% शेयर ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ टैक्स
recovered on land and building situated within the Jaipur region in accordance with the provision of the Rajasthan Land and Building Tax Act 1964। तो ये एक्ट जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से एक्ट के अंतर्गत जो है जेडीए 50% ऑफ द टैक्स जो है अपने जयपुर रीजनल डेवलपमेंट फंड के अंदर क्रेडिट करवाएगा। तो कौन सा एक्ट है? राजस्थान लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स। अब वो जो रिमेनिंग 50% जो है वो किसी भी अथॉरिटी या फिर किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जा सकता है। वो स्टेट गवर्नमेंट में भी जा सकता है या फिर नगर निगम में भी जा सकता है। क्लॉज ये बात कर रहा है इनकम ड्राइव फ्रॉम प्रीमियम ऑन सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट सेल ऑफ वेकेंट लैंड, कि कोई भी अगर लैंड को ऑलरेडी जेडीए ने अलॉट कर दिया है, उसको अलॉटमेंट करने के बाद अगर फर्दर किसी भी तरह का कोई भी जो चार्जेस है या फिर कोई भी प्रीमियम अगर बन रहा है, तो वो जो प्रीमियम भी जयपुर डेवलपमेंट रीजनल फंड के अंदर क्रेडिट हो जाएगा। इनकम फ्रॉम लिवाई ऑन वेकेंट लैंड, कोई भी इनकम जो है वो वेकेंट लैंड द्वारा जो है जो जनरेट होती है, तो उस इनकम को भी जयपुर डेवलपमेंट रीजनल फंड के अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर एक वेकेंट लैंड और वेकेंट लैंड के ऊपर कोई भी फेयर या फिर फेस्टिवल के लिए एक जो शो आता है, वो शो जो है उस पर्टिकुलर वेकेंट लैंड पे जो है स्टार्ट होगा, तो वो जो शो का जो मालिक होगा या ओनर होगा, फॉर एग्जांपल अगर सर्कस जो है, हमारे पहले के टाइम पे सर्कस जो है आते रहते थे, फिर ट्रेड फेयर शोज जो होते हैं, तो कोई भी मेले या फिर जो इनके जो ओनर होंगे या फिर जो इनकी जो बॉडी होगी, वो क्या करेगी, जेडीए को उस लैंड के ऊपर अपना जो सर्कस है उसको चलाने के लिए जो फीस है वो जेडीए को प्रोवाइड करेगी। तो वो जो फी है वो जयपुर रीजनल डेवलपमेंट फंड के अंदर क्रेडिट हो जाएगी। ऑल फीस कॉस्ट एंड चार्जेस रिसीव बाय द अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, कोई भी फीस, कोई भी कॉस्ट या कोई भी चार्ज जो है जेडीए रिसीव करेगी अदर सोर्सेस, तो सारा का सारा जो अमाउंट है वो जयपुर रीजनल डेवलपमेंट फंड में क्रेडिट हो जाएगा। ऑल मनी रिसीव्ड बाय द अथॉरिटी फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ लैंड, building and other property, movable and immovable and other transaction, including leases money, urban assessment, development charge and other similar charges recovered from plot holders। प्रीवियस सेक्शन में हमने डिस्कस किया था कि जेडी के पास में पावर है कोई भी लैंड को डिस्पोज करने की थ्रू अलॉटमेंट, रेगुलराइजेशन या फिर ऑक्शन के थ्रू, या फिर किसी भी लैंड को जेडी क्या कर सकती है, उसको लीज पे दे सकती है। तो वो भी जो भी अमाउंट है, जो भी प्रीमियम जो आएगा, वो सारा का सारा अमाउंट जो है जयपुर रीजनल डेवलपमेंट फंड के अंदर क्रेडिट हो जाएगा। ऑल मनी इज बोरोड बाय द अथॉरिटी इंक्लूडिंग लोन्स टू बी रेज फ्रॉम द फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन। इनफैक्ट अगर कोई भी लोन रेज करती है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से जेडीए, वो सारा अमाउंट भी जेडीए जयपुर रीजनल डेवलपमेंट फंड में क्रेडिट हो जाएगा। ऑल मनी इज रिसीव बाय द अथॉरिटी बाय वे ऑफ रेंट एंड प्रॉफिट और इन अदर मैनर। ऑल डोनेशन टू बी रिसीव बाय द अथॉरिटी, किसी भी तरह का जो डोनेशन है वो भी इसी फंड के अंदर क्रेडिट हो जाएगा। सब सेक्शन 2 बात कर रहे हैं द अथॉरिटी मे कीप इन करंट और डिपॉजिट अकाउंट with any scheduled bank or any cooperative or other bank approved by the state government in this behalf such sum of money out of its fund as may be determined by the authority, and any money in excess of the said sum shall be invested in such manner as may be determined by the regulation। अब जो फंड हम लोगों ने सब सेक्शन 1 के अंदर बात की है, उस फंड को मैनेज करने के लिए एक बैंक अकाउंट के अंदर, वो बैंक अकाउंट कौन सा होगा, शेड्यूल बैंक के अंदर अगर वो अकाउंट खोला जा सकता है, कोऑपरेटिव बैंक के अंदर कोई अकाउंट खोल सकता है, फिर कोई भी अलग बैंक जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव कर रखा है, उन बैंक्स के अंदर अकाउंट जो खुलेगा, उसी अकाउंट के थ्रू क्या होगा, जो इस सारा का सारा जो अमाउंट है जो हमने सब सेक्शन 1 के अंदर डिस्कस किया, वो सारा क्रेडिट हो जाएगा और वही अमाउंट के थ्रू जो है जेडीए मैनेज करेगी अपने फाइनेंसेस को। और अगर जेडीए को लगता है कि इस अमाउंट के इस अकाउंट के अंदर एक्सेस मनी है, तो वो चाहे तो इसी पर्टिकुलर अकाउंट से जो है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर सकती है जेडीए। Such accounts shall be operated upon by the Jaipur Development Commissioner or by such other officers of the authority as may be authorized by it in regulation made in this behalf। तो इस पर्टिकुलर अकाउंट को कौन मैनेज करेगा, जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर जो है मैनेज करेगा, या फिर कोई अदर ऑफिसर जो कि अथॉरिटी द्वारा ऑथोराइज किया गया है। अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 56 लोन्स फंड, कि ये जो लोन फंड सही कहाँ पे यूज में आएगा और इस फंड के अंदर कौन कौन सा जो अमाउंट होगा वो क्रेडिट या फिर डेबिट होगा। एज अ पार्ट ऑफ द फंड द अथॉरिटी शैल एस्टैब्लिश इन डिस्टिंक्ट बैंक अकाउंट अ लोन फंड फॉर द पर्पसेज। किसी भी बैंक के अंदर जो है जेडी है, वो चाहे तो कोई भी अकाउंट खोल सकती है और उस अकाउंट के अंदर रिसीविंग ऑल मनी borrowed by it including all repayment of loan installment together with the payment of interest made by the borrower on loan। अगर जेडीए किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से किसी भी तरह का लोन जो है वो बोरो करती है, या फिर उसने अगर ऑलरेडी किसी अथॉरिटी या फिर पर्सन को कोई अमाउंट जो है ऑलरेडी लैंड कर रखा है और उस लैंड के ऊपर कोई भी अगर इंटरेस्ट या फिर प्रिंसिपल अमाउंट जो है
वापस रीपे किया जा रहा है उस अथॉरिटी और इंडिविजुअल द्वारा जेडीए को, तो वो अमाउंट जो है वो इस बैंक अकाउंट के अंदर जो है ऑपरेट होगा। प्रोवाइडिंग ऑल मनीज टू बी मेड अवेलेबल बाय द अथॉरिटी एज लोन्स और एडवांसेस टू लोकल अथॉरिटीज एंड अदर अथॉरिटीज और पर्सन्स। ये जो अमाउंट है लोन फंड्स, इसी लोन फंड्स के द्वारा क्या करेगी जेडीए, किसी भी अथॉरिटी को या किसी भी लोकल अथॉरिटी को किसी भी तरह का जो ग्रांट है या फिर एडवांसेस जो है वो प्रोवाइड करा सकती है। तो अगर ये पूछा जाए कि अगर कोई भी जेडीए किसी भी अथॉरिटी को प्रोवाइड कर रही है लोन्स या फिर एडवांसेस, तो वो कौन से फंड से किया जाएगा? लोन फंड्स अंडर सेक्शन 57, 56 या फिर फंड क्रिएटेड अंडर सेक्शन 1। तो हमको लिखना होगा यहाँ पे सेक्शन 56 के जो लोन फंड है उसके थ्रू जो है जेडीए क्या करेगी, लोन एंड एडवांसेस प्रोवाइड करेगी। सी बात कर रहा है रीपेमेंट ऑफ लोन रेज बाय द अथॉरिटी फॉर द पर्पसेस ऑफ द एक्ट, कि कोई भी लोन अगर रेज करती है जेडीए तो उसको रीपे करने का जो अमाउंट है वो भी लोन फंड द्वारा ही डेबिट किया जाएगा। एंड द लास्ट एक्सपेंडिचर ऑन प्रोजेक्ट एंड स्कीम, किसी भी प्रोजेक्ट या फिर किसी भी स्कीम के ऊपर अगर कोई भी मनी एक्सपेंडिचर करना है तो वो भी लोन फंड से लिया जाएगा। सब सेक्शन 2 बात कर रहा है ऑल मैटर्स कनेक्टेड विद द लोन्स फंड शैल बी गवर्नड बाय द रेगुलेशंस मेड इन दिस बिहाफ, की जो भी मैटर्स लोन फंड से रिलेटेड है वो सारे के सारे गवर्न होंगे जो कि रेगुलेशन क्रिएट किया जाएगा जेडीए द्वारा उसके बिहाफ पर। सेक्शन 57 बात कर रहा है रिजर्व एंड अदर फंड्स। रिजर्व एंड अदर फंड्स का मतलब क्या हो गया कि सेक्शन 55 के अंदर हमने डिस्कस किया जयपुर रीजनल डेवलपमेंट फंड, कि जयपुर रीजन के अंदर अगर कोई भी डेवलपमेंट होता है तो वो सारा का सारा जो कैपिटल है वो हम उस पर्टिकुलर फंड से डेबिट या क्रेडिट कर सकते हैं। फिर हमने लोन फंड को डिस्कस किया। अब ये बात कर रहा है रिजर्व एंड अदर फंड्स। अदर फंड्स का मतलब हो गया कि कोई भी ऐसा फंड जहां पे जेडीए को लगता है कि हमको किसी प्रोजेक्ट या स्कीम के लिए एक पर्टिकुलर डिफरेंट फंड जो है उसको स्टार्ट करना चाहिए, तो वो जो फंड है वो सेक्शन 57 के अंदर क्रिएट होगा। द अथॉरिटी शैल मेक प्रोविजंस फॉर ए रिजर्व फंड एंड मे प्रोवाइड फॉर अदर स्पेसिफिकली डिनोमिनेटेड फंड्स एज इट डीम्स फिट। सपोज जेडीए को मेट्रो के लिए अगर कोई फंड्स चाहिए तो हो सकता है कि जेडीए जो है मेट्रो फंड क्रिएट कर देगा और उसी मेट्रो फंड के थ्रू जेडीए क्या करे, मेंटेनेंस करे मेट्रो की। द मैनेजमेंट ऑफ द फंड्स रिफर्ड टू इन सब सेक्शन 1, द सम्स टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू द क्रेडिट देयर ऑफ एंड द एप्लीकेशन ऑफ द मनी कंप्राइज देयरिन शैल बी डिटरमाइंड बाय द अथॉरिटी। तो उस फंड को मैनेज करने की पूरी अथॉरिटी जो है जेडीए के पास में होगी और उस फंड को जेडीए जब मैनेज करेगी तो उसको ये ध्यान रखना होगा कि वो सारे के सारे रूल्स और रेगुलेशन के तहत उस फंड को यूज करे और किसी भी तरीके से अनावश्यक तरीके से कोई भी अमाउंट को उस पर्टिकुलर फंड के अमाउंट को यूज ना करे। अब ये सेक्शन 58 बात कर रहा है एप्लीकेशन ऑफ फंड, कि किसी भी फंड को किस तरीके से यूज किया जाएगा। ऑल प्रॉपर्टी फंड्स एंड अदर असेट्स वेस्टिंग इन अथॉरिटी शैल हेल्ड एंड अप्लाइड बाय इट फॉर द पर्पसेज एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी फंड या कोई भी असेट जो कि जेडीए की अथॉरिटी में वेस्ट किया गया उसको अप्लाई किया जाएगा केवल उन पर्पसेस के लिए जो जेडीए ने क्रिएट कर रखे हैं, वो सारे पर्पसेस जो जेडीए ने अपने गोल्स में या अपने ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्कस कर रखे हैं, या फिर सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कि जेडीए एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंगली उन सारे फंड्स को यहाँ पे जो है यूज किया जाएगा। किसी भी अनावश्यक तरीके से या फिर अननेसेसरी तरीके से उन फंड्स को जेडीए वो यूज नहीं कर सकती। साथ ही साथ अगर कोई भी फंड को अगर जेडीए अननेसेसरी यूज करती है तो कोई भी इंडिविजुअल या बॉडी जो है उसको चैलेंज कर सकती है कोर्ट में कि जेडीए ने ये फंड जो है गलत तरीके से यूज किए गए। सेक्शन 59 बात कर रहा है पावर ऑफ द अथॉरिटी टू बोरो, कि जेडी के पास में पावर है बोरो करने की, लेकिन उस बोरो को की पावर जो है उसको एक्सेसिवली जेडीए यूज नहीं कर सकती। किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर किसी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से अगर जेडीए को किसी भी कितने भी अमाउंट को अगर रेज करना है या फिर लोन लेना है तो उसको पहले स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन की लेने की जरूरत होगी। द अथॉरिटी में with the previous approval of the state government borrow any money for carrying out the purpose of this act or for servicing any loan obtained by it at such rate and on such condition as the state government may determine at the time money is borrowed। तो अब यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है उससे पूछने की जरूरत है किसी भी पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन को बोरो करने से पहले, और वो जो लोन और जो बोरो किया जाएगा वो सच रेट्स और सच कंडीशंस पे किया जाएगा जो कि स्टेट गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी कि किस कौन कौन से जो कंडीशंस है, कौन कौन से जो रेट्स है वो डिटरमाइन कौन करेगी, वो स्टेट गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी।
पावर ऑफ द अथॉरिटी टू फाइनेंस प्रोजेक्ट एंड स्कीम्स एंड इम्पोज कंडीशन देयर ऑफ। सेक्शन 60 बात कर रहा है, द अथॉरिटी शैल बी कॉम्पिटेंट टू गिव ग्रांट्स, कि जो अथॉरिटी है उसके पास में ये पावर है, वो कॉम्पिटेंट है कि वो कितना भी ग्रांट्स या फिर एडवांसेस या फिर लोन्स जो है वो एक्सपेंस के लिए यूज कर सकती है। अब ये जो ग्रांट या फिर एडवांसेस और लोन्स जो है अथॉरिटी क्या कर सकती है, को लोकल अथॉरिटी को दे सकती है, अदर अथॉरिटी को दे सकती है जो कि जयपुर रीजन के अंदर है, या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दे सकती है, या फिर किसी भी पर्सन को दे सकती है। तो अगर किसी भी तरह का डेवलपमेंट करना है, किसी भी अथॉरिटी द्वारा को किसी भी तरह का डेवलपमेंट करना है, या फिर किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को डेवलपमेंट करना है, या फिर किसी भी पर्सन को डेवलपमेंट करना है, तो वो पर्टिकुलर अथॉरिटी और पर्सन क्या कर सकता है, जेडीए से लोन को बोरो कर सकता है, या फिर जेडीए से लोन को ले सकता है, और जेडीए के पास में प्रॉपर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उस पर्टिकुलर लोन को देने की। और साथ ही साथ में फ्रॉम टाइम टू टाइम इन कंसल्टेशन विद सच अथॉरिटी, अदर अथॉरिटी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और इन एज द केस में भी। और जो भी ग्रांट और एडवांसेस और लोन लिए गए हैं उनके ऊपर जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो डिस्कस करेंगी जेडीए उन पर्टिकुलर अथॉरिटीज के साथ में टाइम टू टाइम। सेक्शन 61 बात कर रहा है स्टेट गारंटी टू लोन्स टेकन और गिवन बाय द अथॉरिटी, कि अब कोई भी अमाउंट अगर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जेडीए को देना है तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट जो है चाहे तो, यहां लिखा हुआ है मे गारंटी, द स्टेट गवर्नमेंट मे गारंटी रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ एन इंटरेस्ट और एनी लोन रेज्ड और गिवन बाय द अथॉरिटी और ट्रांसफर टू इट फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज द स्टेट गवर्नमेंट थिंक टू इम्पोज। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो जेडीए की गारंटर बन सकती है, ताकि जेडीए अगर किसी भी तरह का कोई भी लोन लेती है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो वो पर्टिकुलर जो लोन है जेडीए को अच्छे टर्म्स एंड कंडीशन पे मिल सके। कई बार ऐसा होता है कि जेडीए ने किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो बकाया लोन था उसको चुकाया नहीं, इस वजह से हो सकता है कि जेडीए को फर्दर किसी भी तरह का लोन ना मिले। अब फर्दर क्योंकि कोई लोन नहीं मिल रहा है तो जेडीए आने वाले प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगी। उन्हीं फंड्स को, उन्हीं स्कीम्स और प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए अगर जेडीए को फंड्स नहीं मिलेंगे तो जेडीए का जो काम है वो रुक जाएगा, जिस वजह से जो कॉस्ट ऑफ फंड, जो कॉस्ट जो होगी वो भी बढ़ती जाएगी। तो वहीं पर ही जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, वो चाहे तो जेडीए की गारंटर बन सकती है। जब जेडीए की गारंटर बन जाएगी स्टेट गवर्नमेंट, तो बैंक को कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा जेडीए के ऊपर कि हाँ जेडीए जो है, जो अमाउंट जो जेडीए लोन ले रही है उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उसको नियर फ्यूचर के अंदर चुका देगी। लेकिन वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो होंगे वो कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा स्टेट गवर्नमेंट, जो कि इंपोज किए जाएंगे जेडीए के ऊपर। और होता क्या है कई बार कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन जेडीए के ऊपर लगा सकती है कि जो हो सकता है कि जेडीए उसको पूरा ना कर सके। तो जब स्टेट गवर्नमेंट अगर गारंटर बन जाएगा तो हो सकता है कि उन टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर कुछ रिलैक्सेशन मिल जाएगा जेडीए को, और उन रिलैक्सेशन के थ्रू जो पर्टिकुलर डेवलपमेंट जो है होल्ड पे चला गया था या फिर जो रुक गया था वो स्मूथली एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सारे प्रोजेक्ट्स के लिए गारंटर नहीं बन सकती है। स्टेट गवर्नमेंट को अगर लगता है कि हाँ ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है मैंने स्टेट गवर्नमेंट द्वारा प्रपोज किया गया था और इसको बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जीक्यूट करना, उस पर्टिकुलर कंडीशंस के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो गारंटर बनती है। सेक्शन 62 टॉक्स अबाउट अकाउंट्स एंड ऑडिट, की जो अथॉरिटी है उसको अकाउंट को मैनेज करना होगा, उसको अकाउंट्स की जो है शीट्स बनानी पड़ेगी इन सच फॉर्म इन सच मैनर एज इट मे बी रेगुलेशन मेड इन दिस बिहाफ, कि रेगुलेशंस बना रखे हैं कि जो जेडीए है को अकाउंट्स जो है मेंटेन करने पड़ेंगे। उन अकाउंट्स को जो है एग्जामिन कर सकता है कोई भी एग्जामिनर लोकल फंड ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द राजस्थान लोकल फंड ऑडिट एक्ट। तो राजस्थान लोकल फंड ऑडिट एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी बॉडी या फिर कोई भी जो ऑडिटर है उसको एग्जामिन कर सकता है इन फंड इन ऑडिट उन सारे के सारे फंड्स को, उन अकाउंट्स को जो कि जेडीए जो है मेंटेन करेगी। द ऑथोरिटी शैल पे फ्रॉम द फंड सच चार्जेस फॉर द ऑडिट एज मे बी प्रिस्क्राइब। अब जो भी ऑडिटर है या फिर कोई भी ऑथोरिटी जो कि एग्जामिन कर रही है उन सारे अकाउंट्स को जो जेडीए जो है मेंटेन कर रही है, तो उसका जो पैसा जो होगा वो जेडीए को खुद से चुकाना होगा, उसको स्टेट गवर्नमेंट नहीं चुकाएगी। सेक्शन 63 बात कर रहा है बजट। The director finance of the authority shall prepare every year in such form and such time as may be determined by the regulation and annual budget। कि जो डायरेक्टर है फाइनेंस डिपार्टमेंट का, जेडी के अंदर जो एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसका जो डायरेक्टर है वो बजट जो है क्या करेगा, उसको बजट को क्रिएट करेगा। उस बजट के अंदर वो चाहे तो रिसिप्ट, एस्टिमेटेड रिसिप्ट और जो भी एक्सपेंडिचर होगा
उसको शो करेगा, और वो जो बजट होगा उसको किसको ट्रांसफर किया जाएगा, जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर को ट्रांसफर किया जाएगा। जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर को लगता है कि अगर इसमें किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है तो वो मॉडिफाई करेगा, उसके बाद उसको सबमिट कर दिया जाएगा अथॉरिटी को, ताकि उसके ऊपर अप्रूवल मिल सके। जब अथॉरिटी उसको अप्रूवल दे देगी उसके बाद जो जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर जो है उसको फॉरवर्ड कर देगा स्टेट गवर्नमेंट को, या फिर उसकी कॉपी जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है, कॉपीज ऑफ द बजट अप्रूव बाय द अथॉरिटी, जो भी अथॉरिटी द्वारा बजट अप्रूव किया गया उसकी जो कॉपी है वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दी जाएगी। सेक्शन 64 बात कर रहा है एनुअल रिपोर्ट। द अथॉरिटी शैल प्रिपेयर आफ्टर द एंड ऑफ ईच ईयर एंडिंग ऑन द 31st day of March a report of its activities during the previous year and submit it to the state government before the 30th day of September. The state government shall cause to be laid on the table of the House of the State Legislature such annual report including the statement of the account। कि जो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो भी एक्टिविटी हुई, जो भी अकाउंट्स जो है क्रिएट हुआ जेडीए द्वारा, उसका जो ब्यौरा है, उसकी जो रिपोर्ट है, वो सितंबर 30 से पहले जेडीए को स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करानी है। और फिर जब वो स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड हो जाएगी तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, उसको लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर यूनिकैमरल लेजिस्लेशन है तो लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर बाई कैमरल लेजिस्लेशन है तो वो लेजिस्लेटिव काउंसिल, दोनों के अंदर जो है उसको पेश करेगी रिपोर्ट को। उस पेश को रिपोर्ट करने के बाद जो उन पर डिस्कशन होगा कि जो रिपोर्ट है उस पर कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा, अननेसेसरी जो है खर्चा, एक्सपेंसेस हुए या नहीं हुए। तो आज हम लोगों ने अकाउंट्स, बजट और फाइनेंस को डिस्कस किया, जो कि चैप्टर 9 में है। अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 10 को, पावर टू लिवाई सर्टेन चार्जेस की। कौन कौन सी पावर्स है जीडी के पास में चार्जेस को लिवाई करने की।